हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। और इस वीडियो के अंदर अपन ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है पॉइंटिंग थ्योरम। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हो भाई। अब बात करते हैं अपन पॉइंटिंग थ्योरम के प्रूफ की। अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है किसकी, ई और एच की। अब आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी। तो अब आप दिमाग से सोचो कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में ई और एच का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकता है। आपको मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन याद आएगी और मैक्सवेल की 4th इक्वेशन याद आएगी। क्यों याद आएगी? क्योंकि 3rd और 4th के अंदर अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है डेल का ई के साथ 3rd में है, और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट एच के साथ, ठीक है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट एच के साथ मैक्सवेल की 4th इक्वेशन में है। अगर मैं फर्स्ट दोनों इक्वेशन की बात करूं तो उनके अंदर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, ई क्रॉस एच चाहिए। पहले दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि अपने को चाहिए ई क्रॉस एच। तो क्रॉस तो मैक्सवेल की 3rd और 4th इक्वेशन में है। तो मैंने क्या किया, मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन लिख दी, ठीक है। फिर मैंने मैक्सवेल की 4th इक्वेशन लिख दी, ठीक है भाई। अगर मैक्सवेल की इक्वेशन वाला भी आपने पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हो भाई। अब देखो, इस इक्वेशन में 3rd और 4th में अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं एच की और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं ई की, ठीक है। जिसके अंदर ई है इसमें डॉट प्रोडक्ट एच की, जिसके अंदर एच है इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट ई की। तो ये लाइन लिखी है भाई मैंने, टेकिंग स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3rd विद एच। तो मेरी 3rd इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं किसके साथ, एच के साथ, ठीक है। एंड 4th विद ई, तो 4th इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं ई के साथ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये देखो एच के साथ ली तो यहाँ पर एच डॉट प्रोडक्ट में आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी एच आ गया। उसके बाद 6th इक्वेशन में ई की डॉट प्रोडक्ट ली तो ये टर्म ये आ गई और ये टर्म ये आ गई, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 6th को 5th के अंदर से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो भाई, इस टर्म को मैंने एज इट इज लिख लिया, 6th है, 6th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 6th माइनस 5th करेंगे तो ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है। ये टर्म लिख दी मैंने। फिर आप इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो ई की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये मेरा आ गया जे ई, ठीक है। क्या आ गया, जे ई प्लस ई करली डी बाई करली टी, ठीक है। फिर माइनस, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस, और एक माइनस इसके साथ है तो 2 माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। एक बार फिर से देखो, इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो एक माइनस का साइन ये और एक माइनस करेंगे वो, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये मेरे पास आ जाएगा एल एच करली बी बाई करली टी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं भाई मैं, ये सिंबल तो आपको पता ही होंगे सारे जो यूज कर रहे हैं आप। देखो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। जे क्या है, करंट डेंसिटी है। अब एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैक्सवेल की 3rd और 4th इक्वेशन थी जिसके अंदर ई है उसको एच के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, जिसमें एच है उसको ई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये टर्म आ गई। अब एक चीज याद करने की आती है भाई, क्या, मेरे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वेक्टर आइडेंटिटी है। ये मेरे पास है वेक्टर आइडेंटिटी, जो आप लोगों को क्या करनी होगी, याद करनी होगी भाई। याद है अच्छी बात है, नहीं याद तो इसको याद कर लो। ये वेक्टर आइडेंटिटी है भाई, जो अपने पास वेक्टर कैलकुलस बुक है उसके अंदर से इसको लिया है। क्या, डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल होती है किसके, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी,
ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी होती है। मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखना भाई, ये समझने वाले स्टेप है कुछ भी नहीं। एक बारी या दो बारी अपने हाथ से सारा डेरिवेशन निकाल के देखोगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो ये वाली टर्म है ना, इस टर्म को मैंने आइडेंटिटी के नीचे लिख दिया भाई, बिल्कुल देख सकते हो आप। ई डॉट डेल क्रॉस एच, ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया देखो, ए बी और डेल को कंपेयर किया और वैल्यू निकाल दी। कैसे देखो, डेल को डेल के साथ किया तो डेल की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, डेल आ गई। ठीक है, उसके बाद ए को कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एच। फिर मैंने बी को कंपेयर किया तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास ई। कंफर्म करने के लिए सेकंड टर्म के साथ और कंपेयर करो। ए के साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू एच, इसमें भी ए की वैल्यू एच आई थी। डेल की वैल्यू डेल और बी की वैल्यू ई आई थी, तो बी की वैल्यू ई आई थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डेल की वैल्यू डेल, ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू एच, तो मैंने इसकी जगह एच लिख दिया। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, बी की वैल्यू ई आई थी, तो बी की वैल्यू ई लिख दी। तो ये मेरे पास इस आइडेंटिटी की हेल्प से फॉर्मूला बन गया भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास इस आइडेंटिटी की हेल्प से। कैसे, इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच। बट अपने पास क्या आया है, अपने पास ये टर्म आई है एच क्रॉस ई। अब इसको चेंज करो, चेंज करेंगे ई और एच को, ई और एच का प्लेस चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा भाई। ठीक है, यहां से अपने पास जो ये राइट हैंड साइड है ना, वो इसके इक्वल आ गई। एक बारी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो और समझो। देखो भाई, ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद टर्म आई थी, उसके बाद अपने पास वेक्टर में ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर में क्या होती है, आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को मैंने लिख लिया। फिर क्या किया, ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर लिख दी। ठीक है, क्या किया मैंने, जो ये वाली टर्म है ना, इसको एज इट इज इसके नीचे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद बी की वैल्यू ई के बराबर, डेल की वैल्यू डेल और ए की वैल्यू एच। क्यों कंपेयर किया, डेल की वैल्यू डेल, ए की वैल्यू एच, बी की वैल्यू ई। ठीक है, ये मेरे पास आइडेंटिटी होगी भाई। ठीक है, किस फॉर्म में, ई एच फॉर्म में। और ये आइडेंटिटी मेरे पास किस फॉर्म में थी, ए और बी फॉर्म में। ठीक है, मैंने क्या किया, ई और एच फॉर्म में आइडेंटिटी निकाल दी। ये मेरे पास क्या आ गई, ये टर्म इसके इक्वल आ गई। बट अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग वेक्टर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या है, एच क्रॉस ई, बट मेरे को चाहिए क्या, ई क्रॉस एच। ठीक है, दिमाग में पॉइंटिंग वेक्टर रखना है। ठीक है, ई क्रॉस एच। तो मैंने क्या किया, ई और एच की पोजीशन चेंज कर दी और माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अगर समझ में नहीं आया है, वीडियो को रोको, दोबारा स्टेप रिपीट करो। ठीक है, पेन नोटबुक अपने साथ रखो, साथ साथ करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट डेरिवेशन है और स्टेप याद रखने की है। फिर मैंने क्या किया, देखो जो ये वाली टर्म थी ना, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, इस ये वाली टर्म की वैल्यू क्या आ गई, ये। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी। ये देखो, जो ये वाली टर्म थी, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी, इक्वल टू बाकी टर्म को एज इट इज लिख दिया, जे ई प्लस जे करली डी बाई करली टी प्लस एच करली बी बाई करली टी। अब आपको पता है बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू एच। ये जर्नल होती है। अगर फ्री स्पेस की बात करते हैं तो म्यू नोट एच हो जाती है। ठीक है, मैंने ले लिया बी इज इक्वल टू म्यू एच। और डी की वैल्यू क्या होती है, डी क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन ई। डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन ई। तो अब आपको देखो, एक तो यहां पर डी दिखाई दे रहा है और एक यहां पर बी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डी की जगह ये वैल्यू रखूंगा, बी की जगह ये वैल्यू रखूंगा। तो अब देखना, ये वाली टर्म एज इट इज डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू जे ई को मैंने एज इट इज लिख दिया, ई को एज इट इज लिख दिया, डी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन नोट ई। ठीक है, डी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन नोट ई प्लस एच और बी की जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू एच। बी की जगह क्या रख दिया, म्यू एच। एक बारी फिर से देख लो, ये मेरे पास टर्म आ गई, इसके अंदर डी को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन ई से और बी को रिप्लेस कर दिया म्यू एच से। ठीक है भाई, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 8। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी पूछ सकते हो। अब देखो, ये स्टेप याद करना पड़ेगा भाई, जो मैं ये स्टेप बताने जा रहा हूँ ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है इसका। तो अब देखो, इसके अंदर से मैंने दो टर्म उठा ली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। पहले मैं आपको ये वाली टर्म ले रहा हूं, ठीक है। ई, ये देखो ये वाली टर्म ली है इट इज, ठीक है। डेरिवेशन यहां तक है, अभी आगे मैं आपको समझा रहा हूं। जस्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज उठा ली, ई करली एप्साइलन ई बाय करली टी। फिर मैंने ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर। अब देखो मेरे पास इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं क्या, ई करली ई स्क्वायर बाय करली टी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ करली ई स्क्वायर एप्साइलन बाय डी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप है। अब मैं इसको ये क्यों लिख सकता हूं, चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएट किया। करो पार्शियली डिफरेंशिएट, एप्साइलन बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एप्साइलन को बाहर ले लिया, करली ई स्क्वायर बाय करली टी बच गया। इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e को बाहर ले लिया, फिर ई का भी विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो देखो करली ई बाय करली टी। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये वाली स्टेप तो समझ में आ गई होगी, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखो भाई, मैंने क्या बोला, ये मेरे पास आ गया एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी। मैंने बोला मैं इसको रख सकता हूँ 1/2 एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी। अब क्या करो, इस टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए देखो 1/2 एप्साइलन तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ई स्क्वायर का करेंगे तो 2e, ये तो पता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और इसमें से एक माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो गया 2e। उसके बाद अपने को e का भी तो करना है, इसका क्या आएगा, करली ई बाई करली टी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल जो मेरे पास टर्म बची वो क्या बची, वो बची एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, करली ई स्क्वायर बाय करली टी, इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकता हूं, ठीक है। इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकता हूं, सिमिलरली इस टर्म को इस तरह लिख सकता हूं। सेम उसके लिए होगा, देखो म्यू करली एच स्क्वायर बाय करली टी 1/2 म्यू करली एच स्क्वायर बाय करली टी। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 म्यू कांस्टेंट बाहर, एच स्क्वायर का करेंगे तो 2h, फिर h का करेंगे करली h बाय करली टी। 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बच गया, म्यू नॉट करली एच स्क्वायर बाय करली टी। तो ये देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, यहां से मेरे को पता चला इस टर्म को मैं इसके इक्वल लिख रख सकता हूँ। बाकी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा है यहां से रफ कर रहा हूं, ये देखो भाई, ठीक है। यहां से जो मेरे पास ये वाली टर्म थी जो मैंने सर्कल की थी, तो करली एप्साइलन बाहर, करली ई स्क्वायर बाय करली टी को मैं लिख सकता हूं ये, और म्यू एच करली एच स्क्वायर बाय करली टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये। तो मैंने क्या किया, इस जो ये मेरे पास ये टर्म थी इसकी जगह पे ये टर्म लिख दी, और जो मेरे पास ये टर्म थी इसकी जगह पे ये टर्म लिख दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये आइडेंटिटी थी, इसके साथ ये लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर की, ए बी डेल्टा की वैल्यू निकाली, आइडेंटिटी बन गई। अपने को क्या चाहिए, ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच चाहिए, तो मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करेंगे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, बी और डी की वैल्यू पुट कर दी। बी और डी की वैल्यू पुट करने के बाद इस टर्म को मैंने इस हाफ एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी ये रख दिया, और इस टर्म को ये रख दिया।
इसकी जगह पे मैंने ये लिख दी। फिर से देखो, माइनस का साइन, डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू जे ई एज इट इज। इस टर्म की जगह पे मैंने ये टर्म लिख दी, ठीक है, और इस टर्म की जगह पे मैंने ये वाली टर्म लिख दी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 9 तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब बात आती है यहां से, ठीक है, यहां से आगे कैसे किया। ये इक्वेशन है मेरे पास, मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। किसके विद रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है भाई, एक दो स्टेप होते हैं भाई, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक स्टेप याद ये रख, आइडेंटिटी वाला रखना है। एक स्टेप ये रखना है कि एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 एप्साइलन करली ई स्क्वायर बाय करली टी। ठीक है, एक स्टेप ये, और एक स्टेप आपको ये याद रखना है क्या, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 है ना, मैंने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू। तो मैंने ये स्टेप लिख दिया भाई, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 9 अवर वॉल्यूम वी। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ। किसके विद रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम वी के। तो कर दिया मैंने, देखो जस्ट क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको क्या किया, वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से हाफ हाफ और करली बाय करली टी कॉमन निकाल दिया। अगर मैं हाफ प्लस का हाफ करली बाय करली टी कॉमन निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एप्साइलन ई स्क्वायर, और यहां पर बचेगा प्लस का म्यू एच स्क्वायर। तो ये देखो, एप्साइलन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद अपने पास b क्या है, म्यू नोट एच। तो यहां पर देखो, म्यू और h, ये e और e, इसकी जगह पे मैंने d रख दिया, और म्यू h और h, इसकी जगह पे मैंने b रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, एप्साइलन और e की जगह पे क्या रख दिया, d, और म्यू h की जगह पे क्या रख दिया, b, और एक h अपना क्या रह गया, एज इट इज रह गया। ये देखो, इसकी जगह d और e एज इट इज, प्लस इसकी जगह b h एज इट इज। ठीक है भाई, ये स्टेप भी आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद एक अपने पास ग्योस डाइवर्जेंस थ्योरम होती थी। मैंने पहले पार्ट में बोला था दो थ्योरम है, ग्योस थ्योरम और स्टोक थ्योरम। ये तो भूलनी नहीं है भाई, इनको टिप्स पे कर लो याद। अगर याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि गोज और स्टोक दोनों बहुत बार यूज होंगी यूनिट सेकंड के अंदर। तो ग्योस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस को वॉल्यूम के अंदर चेंज कर देती है। बट यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करना है, वो उसके लिए भी ग्योस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये देखो, ये अपने पास शॉर्ट फॉर्म है, सरफेस इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, E डॉट ds इक्वल टू वॉल्यूम डेल क्रॉस E। तो ध्यान से समझना भाई, ये dv है यहाँ पर, s नहीं, ध्यान से समझना। मेरे पास एक E था और साथ में क्या था, ds। वॉल्यूम में चेंज हुआ तो क्या हुआ, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गई भाई। ध्यान से सुनना, देखो E ds, जब ये वॉल्यूम में चेंज हुआ तो डेल के साथ क्या आ गई, मेरी डॉट प्रोडक्ट E की आ गई, और ये वॉल्यूम में चेंज हो गया। अब मेरे पास ये है क्या, ये वाली टर्म है। देखो, इस टर्म को मैंने यहां पर लिख लिया, ध्यान से देखना भाई, इस टर्म को मैंने यहां पर लिख लिया। वॉल्यूम के अंदर क्या होती है, डेल की डॉट प्रोडक्ट ई के साथ। ये मेरे पास क्या हो गया, डेल की डॉट प्रोडक्ट ई के साथ। ठीक है, साथ में क्या आ गया मेरे पास, डीवी, और साथ में क्या आ गया, डीवी। सरफेस में चेंज करेंगे तो डेल तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ई। तो मेरे पास देखो E बचेगा, E की वैल्यू क्या है, E क्रॉस H। तो ये मेरे पास क्या आ गया, E, और साथ में ds। ठीक है, मैंने इसको जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जब आप वॉल्यूम में चेंज करते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करते हैं, तो E डॉट ds होता है सरफेस में। जब ये वॉल्यूम में जाता है, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें देखो डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट E की, इसको पूरा E मान लो, तो इस साइड क्या हो जाएगा, E डॉट ds या E ds। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, E क्रॉस H ds। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी जगह पे
इसकी जगह पे ई क्रॉस एच डी एस रख दिया, ई क्रॉस एच डी एस सरफेस, और ये माइनस का साइन एज इट इज। तो यही तो अपने पास ई क्रॉस एच क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, यही क्या होता है अपने पास, पॉइंटिंग वेक्टर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको अदर फॉर्म में बात करें तो इसको लिख सकते हो माइनस का साइन, ई क्रॉस एच की जगह मैं क्या रख दूं, पी डॉट डी एस इक्वल टू ये वाली ट्रांजिटिस। तो मेरे पास ये क्या आ गया, पॉइंटिंग वेक्टर आ गया मेरे पास है। ठीक है, और यही फाइंड आउट करना था अपने को। तो ये होती है भाई अपने पास पॉइंटिंग थ्योरम। अब ये टर्म क्या कंसीडर करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास देखो इक्वेशन आ गई भाई, ई क्रॉस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी, और पी क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई भाई। अब ये सारी टर्म्स क्या क्या इंडिकेट करती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा है तो ये आपको याद होगा। तो सबसे पहले देखो भाई, जो मेरे पास ये मैंने नंबरिंग की है, इस इक्वेशन को फर्स्ट माना है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बता रही है टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना, जो पहली इक्वेशन है वो क्या कंसीडर कर रही है, टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब जो सेकंड टर्म है मेरे पास वो क्या बता रही है, वो बता रही है रेट एट विच वर्क इज डन बाय द फील्ड। फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वर्क इज डन बाय फील्ड। जो मेरे पास तीसरी टर्म है वो बता रही है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन ई एंड बी, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको देखो, ये सारी टर्म आपको अजीब लग रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। एक लड़का एक लड़की दोनों पागल हो गए प्यार में। ठीक है, लड़की क्या बोलती है, अगर मेरे से सच्चा प्यार करता है तो मेरे पापा के पास जा और शादी की बात कर। ठीक है, लड़का क्या करता है, इसके पापा के पास चला जाता है। ध्यान से समझना, अब यह एग्जाम्पल समझ में अब अच्छे से आएगा। लड़के को पापा ने क्या मानना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और लड़की को क्या मानना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि लड़का किसके कहने पर इसके पापा के पास गया, लड़की के कहने पर। तो सेकंड टर्म जो मैंने सेकंड लिखा है इसको समझो, रेट एट विच वर्क इज डन बाय द फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर काम कर रही है उसको भेजने में, किसके पास, उसके पापा के पास भेजने में, तो उसी को जो ये सेकंड टर्म है ना वो डिफाइन कर रही है। क्या डिफाइन कर रही है, जो रेट ये फील्ड कर रही है। ठीक है, रेट एट विच दिस फील्ड इज डूइंग वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पहली टर्म की, टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि लड़का इसके पापा के पास जा रहा है तो आउटगोइंग, ये पता है एक्चुअल में क्या होता है, एक सरफेस होता है। ठीक है, सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है, किस कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा सकता था, क्यों नहीं समझाया, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से समझ में आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहली टर्म क्या इंडिकेट करती है, रेट टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये मेरे पास कोई सरफेस है और ये लड़का है इस सरफेस से भाग रहा है, बाहर जा रहा है, क्या डिफाइन करती है, टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, किसके कारण, जो इसके ऊपर पीछे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है उसके कारण। ठीक है, यानी कि वर्क इज डन बाय द फील्ड। और तीसरी टर्म है जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो एनर्जी है इसके अंदर कुछ स्टोर्ड भी तो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, उस पे ये तीसरी टर्म काम करती है। ठीक है, तो मतलब एक सरफेस है, इस सरफेस से यहाँ से जो मेरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकल रही है, किस कारण, क्योंकि उसके ऊपर क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको बाहर भेजने के लिए काम कर रही है। ठीक है, और जो इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर हो रहा है,
स्टोर्ड एनर्जी है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये कंसेप्ट था भाई पॉइंटिंग थ्योरम का, और जो ये इक्वेशन आई है ना इसी को बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये कंसेप्ट था भाई पॉइंटिंग थ्योरम का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो भाई, फेसबुक पेज को लाइक कर दो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके।